राज्य में विस्थापन आयोग बनाने की पहल, मुख्यमंत्री ने कहा विस्थापितों का सर्वेक्षण और डेटाबेस होगा तैयार। फिर दोहराया, सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं गांव से चलेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में संपूर्णता अभियान का किया उद्घाटन। निर्माणाधीन एफसीआई गोदाम की गुणवत्ता पर जताया असंतोष, जांच के आदेश। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी चुनौती, सीएम की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। और कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित पुरनाथाम में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, 2 शव बरामद, तीसरे की खोज जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। कल श्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी गर्मजोशी दिखी। आज दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता भी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोनों नेताओं की गर्मजोशी भी देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया था। तो प्रधानमंत्री का बेहद ही खास और अहम ये दौरा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता की में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, करार हो सकता है। बात करें भारत रूस संबंधों की, 7 दशकों से पुराना ये भारत रूस रिश्ता है। ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है, यानी कि हर मौसम में दोस्ती निभाई है दोनों देशों ने। रूस दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले मॉस्को में भारतवंशियों से मुलाकात कर संवाद भी किया। इस दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने तीसरे टर्म में 3 गुना ताकत और गति से काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज यही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में
3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा के बाद शाम में ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। साथ ही बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत है। और बिल्कुल अगर ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा इन संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी। राज्य सरकार विस्थापितों की समस्या के समाधान और बेहतर नीति निर्धारण के लिए विस्थापन आयोग बनाने जा रही है। रांची में कल देर शाम मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि विस्थापन आयोग के गठन से संबंधित मसौदा जल्द तैयार किया जाएगा। राज्य में सरकार विस्थापितों का सर्वेक्षण कराकर डेटाबेस तैयार करेगी ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को तेज करने और जन समस्याओं के निराकरण की दिशा में विभागों को निर्देश दिए गए हैं। श्री सोरेन ने फिर दोहराया कि उनका मानना है कि सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं गांव से चलेगी। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है उनको कैसे राहत पहुँचाई जाए, इसके लिए हम लोग सरकार एक नीति बनाएगी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों से धरना प्रदर्शन छोड़कर सरकार से बातचीत करने का आग्रह किया। कई शिकायतें आती हैं अलग अलग समस्याओं का, उन सब को मद्देनजर सभी विभाग अपने अपने विभागों के अंदर जड़ तक उसकी जानकारी लेने का प्रयास करें। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा ने कल मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री हफीजुल हसन के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। पार्टी ने इस संबंध में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को ज्ञापन सौंपकर शपथ ग्रहण को गैर संवैधानिक बताया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि शपथ के दौरान मधुपुर विधायक हफीजुल हसन ने धार्मिक पंक्ति के साथ शपथ की शुरुआत की। ऐसा करना गैर संवैधानिक है। उन्हें फिर से शपथ दिलाई जाए, तब तक उन्हें मंत्री पद से मुक्त माना जाए। जिस तरह से अपने धार्मिक विषयों को जोड़ा उस शपथ में, वो हमारे संविधान और परंपराओं में उसका हमें इजाजत नहीं देता है। इसलिए माननीय राज्यपाल से हम लोगों ने मांग की कि गलत शपथ को देखते हुए उनको पुनः शपथ दिलाया जाए, संविधान के अनुरूप शपथ दिलाया जाए और तब तक उनको मंत्री पद का जो दायित्व मिला है उससे उनको मुक्त रखा जाए। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मंत्री ऐसे भी शपथ लेते हैं। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने भी शपथ को संविधान के विरुद्ध बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कल सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में संपूर्णता अभियान की शुरुआत करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपस्थिति में सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड में कल 3 महीने तक चलने वाले संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। रक्षा राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि विभिन्न बिंदुओं पर 3 महीने मिशन मोड पर अभियान चलेगा ताकि लोगों तक सही अर्थों में योजनाओं का लाभ पहुंच सके। और जो रथ रवाना हुआ तो ये ऐसे ही कागज में रथ नहीं दौड़े। वस्तुतः यह 3 महीने के अंदर अगर एक हमने कहा आप रूटीन चार्ट बनाओ और हर गांव में जाकर ये रथ जाए, वहाँ के मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य सबको सूचना हो।
उन्होंने अभियान के संबंध में जन जागरूकता पर भी जोर दिया। श्री सेठ ने कहा कि जागरूकता अभियान कागज पर नहीं धरातल पर दिखना चाहिए। और जब वो पूरा संपूर्णता अभियान जब हर गांव, टोला, पंचायत तक जाएगा तो लोग इस संपूर्णता अभियान में भाग लेंगे। और उसके बाद तब हम जाके 30 सितंबर के बाद हम सोशल ऑडिट करेंगे। उस सोशल ऑडिट में हम देखेंगे भी 3 महीने में कागजी कार्रवाई हुई है कि वस्तु तो धरातल पर उतरा है। रक्षा राज्य मंत्री ने दौरे के क्रम में क्षेत्र में निर्माणाधीन FCI गोदाम का भी निरीक्षण किया और गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए जांच के आदेश दिए कि अपनी माने उसको कमी जो है उसको ढकने के लिए ये टाट का पैबंद लगा दिया। तो उपायुक्त ने कहा है कि अब पहले काम पे रोक लगाएंगे और उसकी पूरी जांच कराएंगे। संपूर्णता अभियान के क्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को अभियान के संबंध में अहम जानकारी दी गई। साथ ही लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। सरायकेला से अनूप की रिपोर्ट। रांची में रिम्स शासी परिषद की आज बैठक बुलाई गई है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज रिम्स में नवनिर्मित विश्राम गृह का भी उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में श्री सेठ सम्मिलित होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज रांची आने वाले हैं। शाम 4:30 बजे श्री सेठ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके स्वागत समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में विगत 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसके बाद वे 148 दिनों बाद जेल से रिहा हुए। इस बीच ईडी ने जमीन घोटाला मामले में भू माफिया कमलेश कुमार को चौथा समन जारी कर 12 जुलाई को हिनु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। कमलेश कुमार के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने पिछले दिनों छापेमारी की थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए नगद और कई कारतूस बरामद किए गए थे। गढ़वा में पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया है। पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला अंतर्गत रंका थाना क्षेत्र के पिंडरा ग्राम निवासी रामजन्म सिंह को 20 वर्षों बाद हरियाणा से खोज निकाला। व्यवस्था को संभालने में व्यस्त देखा गया है, लेकिन गढ़वा में पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के सफल नेतृत्व और रंका थाना प्रभारी की कोशिशों से 20 वर्षों से गुमशुदा राम जन्म सिंह को हरियाणा से खोजकर उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों से मिलाया गया। मोबाइल वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसकी परिवार से भी बातचीत हुई, जो बेहद भावुक क्षण रहा। क्या वो 20 साल के बाद आपको देख रहा है। राम जन्म सिंह के पिता विश्वनाथ सिंह, माता राजू देवी और पत्नी ने 20 वर्षों से गुम राम जन्म सिंह से मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस के प्रयासों से परिवार का मिलन हो गया। हमार बेटा भुला गए बानी, 20 साल हो गए और पता लगते नहीं है भाई कोई कारण मर गए फिर आ गए। तब आज मैंने गई थाना में तो मैंने देख ली फोटो वोटो तो विश्वास भइल, बोल बात भइल। हाँ, विश्वासी हो गई थी कि हमार बेटा नहीं खे नहीं मिली। तो हमरा पुलिस वाला से मिल गई बेटा, पता हो गई मैंने थाना से, तो हम खुशी है। हमार परिवार 20 साल पहले भुला गए। हाँ, उम्मीद नहीं है। पुलिस वाला सूचना दिलन, हमार परिवार मिल गया बा, तो जाना बा। हाँ, बड़ी खुशी हुई। इधर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने इस उपलब्धि के लिए अपने सहकर्मियों को बधाई देते हुए राम जन्म सिंह को हरियाणा से बहुत जल्द गढ़वा लाने की बात कही। और जाने के बाद काम की तलाश में गया था, जाने के बाद इसका कोई अता पता नहीं था और घर वालों ने भी ये मान लिया था कि ये मृत हो गया है। तो अचानक से फ़ोन आया है, उसका हम लोगों ने वेरीफाई भी करवाया, उसके फ़ोटो से वेरीफाई करवाया, घर वालों ने पहचान भी किया, उनके माँ पिताजी ने उनसे वीडियो कॉल पे बात किया, महिला ने बात कराया और आज हमारी टीम जो है उसको लेने के लिए भी जा रही है। तो जल्दी ही कल परसों में हम लोग उसको लेकर के आ जाएंगे और वो अपने घर, गांव, परिवार, परिजन जो भी हैं उनका, उनसे मिल पाएगा। 21 साल। निश्चित रूप से गढ़वा पुलिस की संवेदनशीलता सराहनीय है, जिसने एक परिवार की खुशियां लौटाई हैं।
गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दक्षिण रेलवे में ब्लॉक की वजह से अलपुझा धनबाद एक्सप्रेस कुछ खास तिथियों पर अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पुत्तनूर, इरिगूर, सूरतकल होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का कोयम्बटूर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा तथा परिवर्तित मार्ग में पुत्तनूर स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव होगा। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए भी रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 10 जुलाई, 12 जुलाई और 14 जुलाई को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल, पुरलिया, कोटशिला, मुरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल, गुंडा, बिहार, मुरी होकर चलेगी। रांची में 12 से 14 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक होगी। इस बैठक में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे। ये बैठक विभिन्न चरणों में आयोजित होगी। साथ ही संघ शिक्षा वर्ग की समीक्षा भी होगी। वार्षिक बैठक में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शिरकत करेंगे। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित पुरनाथाम में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयपुर से ये बच्चे अपने नानी के घर शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वे तालाब में नहाने गए, फिर नहीं लौटे। परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो तालाब के बाहर तीनों बच्चों के कपड़े और जूते चप्पल मिले। फिर तालाब में उनकी तलाश शुरू की गई। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चों का शव बाहर निकाला जा सका, जबकि तीसरे बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। देर रात चंदवारा प्रखंड के सीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसी वजह से मालूम नहीं पड़ा। कल हमारे घर में शादी थी तो सब घर में बिजी थे। अभी क्या स्थिति? 2 शव निकाले गए हैं और एक अभी मिल नहीं रहा है। सूचना मिला है यहाँ पर 3 बच्चे डूब गए हैं, तो अभी आए हैं मतलब स्पॉट पर देखने के। तीनों का सब निकाल दिया गया था? अभी तो हमारे पे अभी तो आए हैं कि पता चला कि वे 200 निकले हैं और 100 शायद नहीं निकल पाया। तभी हमें स्पॉट पर जाएंगे तभी पता चलेगा। गुमला जिला के पालकोट थाना क्षेत्र के लोटवा डुगडुगी गांव में जहरीले सांप के काटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के सभी सदस्य रात में खाना खाने के बाद सोए हुए थे। इसी क्रम में सांप ने तीनों को डस लिया। इन्हें परिजन पालकोट स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। घर जाके सुत रहे तो 4 माछवा बढ़िया से खाना पीना भी खा लें, बाद सुत रहे। ओकर बाद सांप कराई डालक तो देखा थे कराई चाप के तब आलू फालू के मार दिले। कोई बताए नहीं से बहुत हमें। कई आदमी डेथ कर लें? 3 आदमी डेथ कर लें। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला दौरे के क्रम में चांडिल स्वर्ण रेखा परियोजना के आंदोलनरत दैनिक वेतन कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ उनकी समस्याओं से अवगत हुए और संबंधित पदाधिकारी से बात कर समाधान करने का निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री ने जूस पिलाकर महिलाओं का अनशन समाप्त कराया। ये कर्मी विगत 20 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला अंतर्गत ईचागढ़ में अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उनके साथ भोजन भी किया। श्री सेठ ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भाजपा की रीति नीति है। हम सदैव परिवार के रूप में कार्य करते हैं और एक एक सदस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 9 वर्ष पूरे होने पर कोडरमा नगर पंचायत अंतर्गत बोनाकाली वार्ड नंबर 1 में नवनिर्मित किफायती आवासीय परियोजना के लाभुकों का गृह प्रवेश हुआ। इस मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कोडरमा उपायुक्त ने झुमरी तिलैया स्थित आलू चिप्स, रागी और बेकरी आइटम्स के प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण कर गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने ससमय कार्य को पूर्ण कर मशीनों को स्थापित करते हुए प्रसंस्करण प्रक्रिया चालू करने के संबंध में और प्रचार प्रसार का निर्देश दिया। जामताड़ा उपायुक्त ने 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराने सहित लोक अदालत के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई। इस दौरान कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से जुड़े प्रस्ताव पर समिति ने अनुमोदन दिया। वन पट्टा के 180 आवेदनों में आवश्यक संशोधन करते हुए अगली बैठक में प्रस्ताव बढ़ाने का निर्देश दिया गया। पलामू के छमुहान चौक पर पुलिस और परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए 1,14,370 रुपए का चालान काटा गया। पलामू के लेस्लीगंज थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान लोगों से कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्योहार मनाने की अपील की गई। बोकारो उपायुक्त ने जिला सहकारिता विभाग की समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बोकारो उपायुक्त ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए गठित प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम जिला स्तरीय समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड स्तरीय समिति गठित करने और अल्पसंख्यक छात्रों की बेहतरी के लिए कई जरूरी निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप की मौजूदगी में चुनावी साक्षरता क्लब मास्टर ट्रेनरों के द्वारा सभी चुनावी साक्षरता क्लब नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए जागरूकता पर बल दिया गया। बोकारो में मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर वरीय पदाधिकारियों ने घर घर जाकर पुनरीक्षण कार्य का सत्यापन किया और मतदाताओं से जानकारी ली। बोकारो के नावाडीह में कल्याण विभाग द्वारा निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। देवघर में तीव्र गति से प्रमाण पत्र निर्गत करने और भूमि से संबंधित मामलों के जल्द निष्पादन के लिए सभी अंचलों में विशेष कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने विशेष कैंप का लाभ उठाया। आगामी 20 जुलाई तक विशेष कैंप का आयोजन होगा। साहिबगंज के मंडरू प्रखंड अंतर्गत चुई गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग कर चिकित्सा शिविर आयोजित की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी प्रदान की गईं। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 36 घंटे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। खूंटी के रनिया में सर्वाधिक 74.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। 12 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद के 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब बात कारोबार जगत की। बात करें कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की तो पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 46.7 मिलियन नौकरियां और मिली हैं। आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही है, जबकि 2022-23 में यह 3.2% थी। औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग एसी और एलईडी लाइट जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से 90 दिन के लिए एक बार फिर शुरू करने जा रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में एक्मेस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, सीगल इंडिया, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री शामिल है। टाटा मोटर्स ग्रुप की वैश्विक थोक बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की गई। ये वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की तिमाही की तुलना में दर्ज की गई है। देश में अमीरों की संख्या बढ़ने के साथ ही लग्जरी गाड़ियों की जबरदस्त मांग बढ़ी है। BMW, ऑडी, मर्सिडीज की गाड़ियां भारत में बड़े पैमाने पर बिक रही हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय तीरंदाजी दल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुका है। टीम की अगुवाई अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी कर रही है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने होल्गर रून को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया।
इटली के लोरेंजो मुसेती ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। मुसेती ने राउंड ऑफ 16 में फ्रांस के पेरिकार्ड को 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 से हराया। विंबलडन में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में रायबाकिना की विरोधी रिटायर हो गई है। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। स्वितोलिना ने राउंड ऑफ 16 में चीन की जिन्यू वांग को 6-2, 6-1 से हराया। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। एटकिंसन वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे टेस्ट में डेब्यू करेंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम कनाडा के खिलाफ होने वाले कोपा अमेरिका सेमीफाइनल से पहले तैयारियों में जुट गई है। स्पेन की टीम फ्रांस के खिलाफ होने वाले यूरो कप के सेमीफाइनल मैच से पहले अभ्यास में जुटी है। टीम अपने सभी 5 मैच जीतकर शानदार फॉर्म में है। कीगन ब्रैडले 2025 राइडर कप में यूरोप के खिलाफ अमेरिका के कप्तान होंगे। 38 साल के ब्रैडले कप्तान के लिए पीजीए ऑफ अमेरिका की पहली पसंद नहीं थे। हालांकि टाइगर वुड्स द्वारा प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 9 जुलाई वर्ष 1816 में अर्जेंटीना स्वतंत्र देश बना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा, जिसका अर्थ होता है चांदी। स्वतंत्र होने से पूर्व यह देश स्पेन के अधीन था। वर्ष 1810 में देश की जनता ने स्पेन की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया और 1816 में यह स्वतंत्र हुआ। स्पेनिश साम्राज्य द्वारा अर्जेंटीना पर कब्जा करने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण पेरू और बोलीविया में खोजी गई सोने और चांदी की खदानें थीं। इन खदानों पर काबिज होने के लिए स्पेनिश साम्राज्य ने 1776 में अर्जेंटीना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। 9 जुलाई वर्ष 1875 को भारत में BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विस्थापन आयोग बनाने की पहल, मुख्यमंत्री ने कहा विस्थापितों का सर्वेक्षण और डेटाबेस होगा तैयार। फिर दोहराया सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं गांव से चलेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में संपूर्णता अभियान का किया उद्घाटन। निर्माणाधीन FCI गोदाम की गुणवत्ता पर जताया असंतोष, जांच के आदेश। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी चुनौती, CM की बढ़ सकती है मुश्किलें। और कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित पुरनाथाम में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, 2 शव बरामद, तीसरे की खोज जारी।